उमा मदुराई के एक गांव में आंगनबाड़ी चलाती है और वह अपनी ससुराल में रहती है। अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण वह एमएफआई से माइक्रो फाइनेंस लोन ले चुकी है। आज वह मिस ज्योति से मिल रही है जो एक एमएफआई में लोन ऑफिसर है। उमा इस बात से अवगत है कि एमएफ लोन्स के लिए आरबीआई द्वारा हाल ही में कुछ नीतिगत बदलाव किए गए हैं, तो वह अपने लोन प्रपोजल के लिए उनसे मिल रही है। साथ ही इन पॉलिसी चेंजेस के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रही है कि क्या ये उधारकर्ताओं के जीवन को आसान बनाने जा रहा है या नहीं। नमस्ते ज्योति मैडम, मैं अपनी आंगनबाड़ी के लिए कुछ लोन की तलाश में थी। कल मेरे मित्र ने मुझे बताया कि आरबीआई एमएफआई के लिए कुछ पॉलिसी चेंजेस लेकर आए हैं। क्या ये मेरे जैसे माइक्रो फाइनेंस लोन लेने वालों की मदद करेगा? उमा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए हाल ही में किए गए संशोधनों के साथ आरबीआई की नई नीति ने वास्तव में प्रक्रिया को सरल बना दिया है, पारदर्शी और बेहद बोरोअर फ्रेंडली। आप जैसे बोरोअर्स जो लोन लेने और समय पर चुकौती करने में बहुत विशेष थे, अत्यधिक लाभान्वित होंगे। ऐसा क्या? प्लीज मुझे सलाह दे कि ये कैसे मदद करेगा। मैं अपनी पैकेजिंग मशीन के लिए कुछ लोन और अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए एक पर्सनल लोन भी जुटाना चाहती हूँ। सबसे पहले आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस लोन्स की परिभाषा को सरल बनाया है। सूक्ष्म वित्त ऋण में अब सभी कोलैटरल फ्री लोन्स शामिल होंगे, चाहे वो किसी भी उद्देश्य के लिए लिया गया हो। लो इनकम वाले परिवारों द्वारा, अर्थात भौतिक या डिजिटल चैनलों के माध्यम से किसी भी उद्देश्य के लिए 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार। डिजिटल चैनल्स मतलब? हमने लोन सैंक्शनिंग और डिसबर्समेंट के लिए स्मार्ट डिवाइसेस का उपयोग करके अपने एमएफआई में लोन प्रोसेसिंग को भी स्वचालित कर दिया है। इसे डिजिटल चैनल कहा जाता है। इसने लोन प्रोसेसिंग को सुव्यवस्थित किया है और इसे वास्तव में तेज बना दिया है। लेकिन वार्षिक आय 3 लाख रुपए की ये नई नीति अच्छी नहीं है। तो हमारे संयुक्त परिवार में हमारे 4 कमाने वाले सदस्य हैं। मैं, मेरे पति, मेरे ससुर और मेरे देवर। यदि हम अपनी सभी व्यक्तिगत आय को जोड़ दें तो ये 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा है। इस स्थिति में क्या मैं कभी भी किसी भी एमएफआई से माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं ले पाऊंगी? नहीं उमा, आरबीआई ने हाउस होल्ड इनकम की अवधि को विशेष रूप से फिर से परिभाषित किया है और इसमें केवल पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों की पर्सनल इनकम शामिल होगी। आपके मामले में आपके पति और आपकी अपनी आय शामिल होगी। ये परिभाषा उन परिवारों की बहुत मदद करेगी जो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। अरे वाह, ये आरबीआई की एक बड़ी पहल है। लेकिन कभी-कभी मुझे प्रीति के लिए बहुत बुरा लगता है, जिन्होंने अपने साधनों से अधिक उधार लिया है और अब चुकाने में असमर्थ है। आरबीआई अब एक स्पष्ट नीति लेकर आया है। अब एमएफआई को उन उधारकर्ताओं के लिए नए लोन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा जहां एक घर के मासिक लोन ऑब्लिगेशंस के पुनर्भुगतान पर आउटफ्लो पहले से ही मासिक घरेलू आय का 50% या उससे अधिक है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? मेरे पति और मेरी आय 22,000 रुपए प्रति माह है। मैंने अपने ससुर और देवर की आय नहीं जोड़ी है। मेरे पास 24 महीने के लिए 1 लाख रुपए का मौजूदा ऋण है 16% पर, जिसके लिए मैं 4,900 रुपए की ईएमआई का भुगतान करती हूँ। क्या मैं अपने व्यवसाय के साथ साथ अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का एक और एमएफआई लोन ले सकती हूँ? आपके मामले में आरबीआई की परिभाषा के अनुसार आपकी मासिक घरेलू आय 22,000 है, तो आपकी वार्षिक आय 2,64,000 है। इसलिए आप एमएफ लोन के लिए एलिजिबल बोरोअर है। अब हम आपकी ऋण पात्रता की जांच करते हैं। 22,000 रुपए की मासिक घरेलू आय के साथ इस आय का 50% 11,000 रुपए है। आपकी वर्तमान ईएमआई या मासिक दायित्व 4,900 रुपए है। 1 लाख रुपए के नए एमएफ ऋण के साथ आपकी मासिक ईएमआई बढ़कर 9,800 रुपए हो जाएगी। ये अभी भी
आपकी मासिक घरेलू आय के 50% के भीतर है, यानी 11,000 रुपए के भीतर। इसीलिए नए दिशा निर्देशों के अनुसार इसकी अनुमति दी जाएगी। तो उमा, आप अपना आवेदन डाल सकती हैं। धन्यवाद ज्योति मैडम। लेकिन प्रीति जैसे कर्जदारों का क्या होगा जिन्होंने ज्यादा कर्ज लिया है? आइए मैं आपको इस सिनारियो के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए सुजाता की मासिक घरेलू आय 22,000 रुपए की तीसरे लोन के लिए पहले ही 2 लोन और दृष्टिकोण का लाभ उठा चुकी है। 50,000 12 महीने के लिए 16% का मौजूदा लोन, 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए 17% पर, जिसके लिए मासिक EMI 6,334 रुपए है। 24 महीने के लिए 1,25,000 16.5% पर, जिसके लिए EMI 6,150 रुपए है। इस मामले में मासिक भुगतान दायित्व 6,334 रुपए प्लस 6,150 रुपए, यानी 12,484 रुपए। चूंकि उसकी मासिक हाउस होल्ड इनकम 22,000 रुपए है और मासिक आय का 50% 11,000 है और उसका वर्तमान मासिक दायित्व 12,484 रुपए है, उसकी मासिक आय के 50% से अधिक। इसलिए कोई नया लोन नहीं दिया जा सकता है। उस स्थिति में क्या उसे अपनी मासिक हाउस होल्ड इनकम का 50% करने के लिए लोन वापस करने के लिए कहा जाएगा? नहीं, ऐसे मामलों में RBI विनियमन के अनुसार मौजूदा ऋणों को ऋण अवधि के अनुसार परिपक्व होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोई नया ऋण नहीं लिया जा सकता है। लेकिन मुझे बताएं कि RBI मासिक आय का केवल 50% ऋण के बहिराव के लिए क्यों मानता है, न कि 100%? कृपया समझे, आपके घर में आपको भोजन, कपड़े खरीदने, बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करने की भी आवश्यकता होगी। अगर आप सब कुछ EMI पर चुकाते हैं तो आप कैसे गुजारा करेंगे? साथ ही ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपको केवल उत्पादक उपयोग के लिए उधार लेने की आवश्यकता है, जहां आप अतिरिक्त आय उत्पन्न कर सकते हैं। मेरी समझ में आ गया, लेकिन बता दे, मैं शीला से बात कर रही थी। उसने एक साहूकार से 23% के दर के कर्ज लिया है। वे कभी चुका नहीं पाएगी। RBI ने MFI के लिए ROI और शुल्क पारदर्शी बनाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? ये RBI में लाया गया एक और नीतिगत बदलाव है। अब सभी MFI को एक अच्छी तरह से तैयार ब्याज दर मॉडल और ग्राहक को सर्वसमावेशी ब्याज दर प्रदान करना होगा। ब्याज दर के सभी घटकों जैसे फंड की लागत, जोखिम प्रीमियम और मार्जिन आदि की सभी व्याख्याओं को जानना चाहिए। एक उचित परिभाषित प्रसार या उधारकर्ताओं को एक निश्चित श्रेणी होनी चाहिए तथा माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर लागू ब्याज दर और अन्य सभी शुल्कों पर एक समग्र सीमा होनी चाहिए। संक्षेप में, ऋण मूल्य निर्धारित पारदर्शी होना चाहिए, ऋण तथ्य पत्रक में अच्छी तरह से समझाया गया है और MFI के सभी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और उनकी स्थानीय भाषा में भी प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह सभी MFI को उधारकर्ताओं को सभी विवरणों के साथ एक ऋण कार्ड प्रदान करने की आवश्यकता है, जैसे उधारकर्ता की जानकारी, ऋण के मूल्य निर्धारण पर तथ्य पत्रक, ऋण के नियम और शर्तें, गैर क्रेडिट उत्पाद, किए गए सभी भुगतानों की पावती, MFI और नोडल अधिकारी की शिकायत विवरण। छिपे हुए शुल्क के बारे में क्या? मैंने आपके संस्थान के साथ ऐसा अनुभव नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से बहुत सारी शिकायतें सुनी हैं, जिन्होंने अन्य संस्थानों से ऋण लिए हैं। धन्यवाद उमा, लेकिन उसके लिए भी RBI की स्पष्ट रूप से निर्धारित नीति है। माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ता से लिए जाने वाले किसी भी शुल्क का स्पष्ट रूप से फैक्ट शीट में खुलासा किया जाएगा। उधारकर्ता से ऐसी कोई भी राशि नहीं ली जाएगी जिसका फैक्ट शीट में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अब आप अपनी मर्जी से अपने मौजूदा लोन का प्रीपेमेंट कर सकते हैं। सूक्ष्म वित्त ऋणों पर
कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं होगा। मैडम, मैं सुनिश्चित करती हूँ कि मेरे सभी ईएमआई भुगतान समय पर हो। हालांकि कभी-कभी जब मेरा भुगतान अटक जाता है तो मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए इधर-उधर भागना पड़ता है कि ईएमआई समय पर पूरी हो जाए। क्या विलंबित भुगतान के लिए दंड में कोई छूट है? ये एक उत्कृष्ट अनुशासन है जिसे आप बनाए रखे हुई हैं। ये आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाएगा और आपको लंबे समय में लाभान्वित करेगा। खैर, आरबीआई एक नीतिगत बदलाव लेकर आया है कि एमएफआई केवल अतिदेय राशि पर विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना लगा सकते हैं, न कि संपूर्ण ऋण राशि पर। लेकिन अन्य एमएफआई कहते हैं कि संपार्श्विक मुक्त ऋण है, लेकिन फिर उनमें से कुछ संपत्ति के कागजात और जमा मांगते हैं। शीला ने कहा कि उनके एमएफआई ने जमा डिपॉजिट राशि पर ग्रहण अधिकार की मांग की थी। क्या इन संपार्श्विक मुक्त एमएफ ऋणों पर आरबीआई की कोई नीति नहीं है? बिल्कुल। अब आरबीआई ने ये भी संबोधित किया है कि एमएफ ऋण को उधारकर्ता के जमा खाते पर ग्रहणाधिकार के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तो अब इसे संपार्श्विक मुक्त होना होगा यदि उसने ऐसा उल्लेख किया है तो। ज्योति मैडम, आप ये कह रही है, लेकिन अन्य एमएफआई की अधिकांश शाखाएं उधारकर्ताओं को इन प्रथाओं के बारे में नहीं बताते हैं। आप कुछ भी पूछे, वे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि उनकी नीति के अनुसार है। आरबीआई एमएफआई को स्थानीय भाषा में लिखे गए शाखा में एक नीति दस्तावेज रखने का आदेश क्यों नहीं दे सकती है, जिसे उधारकर्ता जरूरत पड़ने पर संदर्भित कर सकते हैं? उधारकर्ताओं को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में सक्षम होने के लिए शिक्षित होने की आवश्यकता है। नए नियम में आरबीआई ने निर्देश दिया है कि सभी एमएफआई द्वारा इन निर्देशों के आधार पर एक फेयर प्रैक्टिस कोड या एफपीसी लागू किया जाएगा। एफपीसी को अपने सभी कार्यालयों और वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसे उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में जारी किया जाना चाहिए। पिछली बार आपने मुझे सूक्ष्म बीमा पॉलिसी के लाभों के बारे में बताया था। क्या मेरे ऋण के साथ सूक्ष्म बीमा योजना का लाभ उठाना संभव है, ताकि मैं ऋण ईएमआई के साथ मासिक प्रीमियम का भुगतान कर सकूं? क्यों नहीं, यहाँ तक कि आरबीआई ने नए विनियम में उधारकर्ताओं की पूर्ण सहमति के साथ गैर क्रेडिट उत्पाद जारी करने के लिए प्रदान किया है और शुल्क संरचना को ऋण कार्ड में ही उधारकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा। आप मासिक किस्त पर अपनी ईएमआई और अपने बीमा प्रीमियम की भुगतान कर सकते हैं। इस उत्पाद का लाभ उठाकर आपको किसी भी मृत्यु या विकलांगता के मामले में अपने परिवार के सदस्यों को कोई वित्तीय जोखिम नहीं होने का आश्वासन दिया जा सकता है। विवरण की व्याख्या करने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद ज्योति जी। मुझे लगता है कि ये नए विनियम हमारे जैसे सूक्ष्म उधारकर्ताओं के लिए एक महान सेवा है और बहुत आत्मविश्वास देते हैं। मैं ये समझ गई हूँ कि अब मैं गांव में अपने दोस्तों को भी ये समझाने जा रही हूँ। जैसा कि आपने इस बातचीत में देखा कि कैसे आरबीआई ने नए विनियम 2022 ने शर्तों को सरल बनाकर आरओआई और शुल्क को पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाकर सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं की सुविधा प्रदान की है। अगले वीडियो में हम कुछ संस्थागत स्तर के बदलावों को देखेंगे जिन्हें आरबीआई ने नए विनियम 2022 ने आगे रखा है।